नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार और मुंबई से मेरी सहयोगी हैं पूजा भारद्वाज। पूजा अभी धारावी में है, वो जगह जहां पे कभी कोरोना के 0 मामले रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अब एक दिन में 30 मामले सामने आए हैं। जी परिमल, धारावी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बता दूं, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो देश भर में जो मामले रोजाना आ रहे हैं, अगर 24 घंटे में देखें तो 65% मामले महाराष्ट्र से ही आए हैं। 25,000 से ज़्यादा मामले हैं। मुंबई शहर की मैं बात करूं तो राज्य के जो 11% मामले हैं वो यहां से रिपोर्ट हो रहे हैं। और डराने वाली बात अब ये है कि धारावी में जहां से 0 मामले रिपोर्ट हो रहे थे जनवरी में कई बार, और उसके लिए वाहवाही धारावी बटोर रही थी, अब यहां पर 24 घंटे में 30 मामले रिपोर्ट हुए हैं। 6 महीने पहले ऐसा हुआ था कि 30 के करीब मामले आए थे, 33 मामले आए थे और सिंगल डिजिट में ही रिपोर्ट हो रहे थे। दिसंबर महीने के बाद 0 तक मामले आए थे, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि डबल डिजिट ही नहीं बल्कि 30 तक मामले यहाँ पर चले गए हैं। और इसकी वजह से पूरी धारावी की अगर मैं बात करूँ तो 35 मार्शल यहाँ पर तैनात किए गए हैं बीएमसी द्वारा, ताकि नियमों का पालन, कोविड का पालन लोगों से करवाया जाए, लोग मास्क ढंग से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। लेकिन बहुत ही बड़ी समस्या पुलिस के लिए यहाँ पर यह है कि लोग बदसलूकी कर रहे हैं, मास्क पहनने को बड़ी संख्या में लोग तैयार नहीं हैं और अगर फाइन के लिए उन्हें रोका जाता है तो वो मारपीट भी करते हैं। धारावी पुलिस इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर लोगों से नियम को पालन करवाने में? ये क्या, इधर सब क्राउड जो है वो झोपड़पट्टी एरिया है, तो उनको समझाने के लिए हमको बहुत दिक्कत आती है। लेकिन लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो मुताबिक वो लोग बहुत हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी मोस्टली 99% सब लोग मास्क पहन रहे हैं, और जो नहीं पहन रहे वो हम लोग साथ में लेके जाते हैं, उनको पहनाते हैं, तो ऐसा मैसेज सब लोग को पास हो जाता है। सर, हमने एक धारावी पुलिस के एक पुलिसकर्मी से भी बात की थी जो मार्शल के साथ तैनात है, क्योंकि उनको भी सेफ्टी चाहिए, बीएमसी मार्शल को ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उनके साथ भी मारपीट हुई, उन्होंने अपने हाथ का वो चोट भी दिखाया है। तो सरकार कह रही है हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, सख्ती ज़्यादा बढ़ाएंगे। ऐसे में जब केसेस बढ़ रहे हैं तो कैसे सख्ती बढ़ेंगे? बाजार में तो बहुत सारे लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से ज़्यादातर पब्लिक को समझाने के बाद ही समझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कुछ पब्लिक लोग जानबूझ के झगड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करते ही रहते हैं। आपकी जो टीम है यहाँ पे जद्दोजहद चल रही है, वो भी हम दर्शकों को दिखा दें। ये बिना मास्क के एक यहाँ पे शख्स है, क्या दिक्कत आ रही है सर आपको? ये फाइन नहीं दे रहे हैं और बिना मास्क आप क्यों घूम रहे हैं? काम कर रहा था, मास्क गंदा हो गया था तो मुंह धोने का था तो भूल गया तो छूट गया वहाँ पे। तो आपको नियम पता है ना, बिना मास्क आप निकल नहीं सकते। थोड़ा अर्जेंट में था काम करने में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डैमेज था पाइप का, तो वो बनाने में बिजी थे। अभी आप फाइन दे रहे हैं? हाँ, फाइन दे रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग आपको एक दिन में मिल जा रहे हैं यहाँ धारावी में? मैडम, कम से कम डेली का 100 केसेस करते हैं हम लोग इधर। डेली का 100 केसेस। डेली का 100 केसेस? इसी इलाके, किसी स्पॉट की बात कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन के सामने साइन में अशोक मिल नाका में। ये मार्शल के भी लोग हैं। आप लोग कह रहे थे, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी कि आप सभी को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि आप लोगों से तो मारपीट करने लगते हैं लोग। ऐसी समस्या सिर्फ धारावी में है कि बाकी इलाके में भी है? हर जगह होती है। हमारे हर जगह आदमी लोग होते हैं ना, तो कोई पैसा भरते, कोई गाली गलौज करते, तो हम उनको बोलते 200 रुपये फाइन भरो, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलो, जो उधर साहब से बात करो। उनको ये बात बोलते तो सुनते नहीं, अर्धे रस्ते में चलो बोलते धक्का बुक्की करते पब्लिक। इधर शाम के 6 बजे के बाद हम लोग को धमकी दिया जाता है कि 6 बजे के बाद आप लोग दिखोगे तो मारे ही जाओगे। ऐसा हम लोग को है ना, ये करने का काम भी डर लग रहा है हम लोग को है। अब ऐसा हो गया। जी, तो देखिए, ये बीएमसी की मार्शल टीम है जो कि पूरी मुंबई में तैनात है फाइन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है, सख्ती बरतना चाह रही है कि लोग बिना मास्क के बाहर नहीं नजर आए। लेकिन इस तरह की परेशानी इनको हो रही है और बीएमसी मार्शल की तरफ से गुजारिश ये की जा रही है कि पुलिस भी उनके साथ हो। और इसी वजह से देखें, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर मार्शल की यहाँ पे तैनाती है, लेकिन अंदर अगर आप बाजार देखेंगे धारावी के, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के हैं और बीएमसी मार्शल की तैनाती भी ढंग से नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर इनके साथ मारपीट की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा हो रही है। परिमल, अब खबर दिल्ली से। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। ये योजना दरअसल 25 मार्च से शुरू होने वाली थी और इसके लिए जो टेंडर है वो भी निकल गए थे। मुख्यमंत्री घर घर राशन नाम की इस योजना को शुरू न करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार का कहना है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार राशन मुहैया कराती है, इसलिए इस योजना में दिल्ली सरकार बदलाव न करे। पच्चीस मार्च से ये योजना शुरू होने वाली थी। इसका नाम दिया गया था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। यानी कि अब जो दिल्ली के राशन लेने वाले लोग हैं उनको राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ता। अगर ये योजना लागू हो जाती तो
उनको राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ता, बल्कि राशन महीने के महीने उनका जितना राशन है उनके घर पर ही आ जाता। तो इस योजना पर रोक लगा दी है। इसके टेंडर भी अवार्ड हो चुके थे और 25 मार्च जो अब आ रही है, 25 मार्च से ये योजना शुरू होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का ये कहना है, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, जो केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं फूड मिनिस्ट्री में, उन्होंने जो दिल्ली की खाद्य आपूर्ति आयुक्त हैं पद्मिनी सिंगला, उनको चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो राशन होता है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पूरे देश में दिया जाता है। ये केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकारों को ये पास ये अधिकार नहीं है कि वो इसके नाम में या फिर इसके किसी भी तरह के सिस्टम में बदलाव कर सकें। इसका बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को ही होता है। केंद्र सरकार ने एक बात और इसके अंदर कही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहती है तो वो अपनी अलग योजना ला सकती है जिसका इस योजना से कोई संबंध ना हो, उसके एलिमेंट्स भी इसके अंदर नहीं होने चाहिए, तो अलग से योजना ला सकती है और अलग से अपना नाम उसको देकर योजना चला सकती है। यानी केंद्र सरकार साफ शब्दों में ये कह रही है कि अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार चाहती है कि इस तरह की योजना लाएं तो अपना अनाज जो है वो अपना अरेंजमेंट जो है खुद करें और उसको योजना को जो अभी नाम दिया गया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, उसका नाम जो है वो चाहे मुख्यमंत्री राशन योजना रखें, कुछ भी रखें, वो रख सकते हैं। अनाज जो है वो आप अपना अरेंज कीजिए, अपनी अलग स्कीम बनाइए, उसका नाम आप कुछ भी रखिएगा, तो लेकिन इस योजना से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। मनसुख हिरेन हत्याकांड में और एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए और एटीएस के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें 17 फरवरी को सचिन वजे और मनसुख हिरेन एक साथ मर्सिडीज कार में मुंबई के फोर्ट इलाके में देखे जा रहे हैं। मनसुख हिरेन ने बयान दिया था कि 17 फरवरी को उन्होंने स्कॉर्पियो विक्रोली हाईवे पर छोड़ दिया था और टैक्सी से क्रॉफोर्ड मार्केट गए थे। खास बात है कि मनसुख का यह बयान खुद सचिन वजे ने लिया था और उसमें 17 फरवरी को खुद से मिलने की बात नहीं थी। 25 फरवरी को वही स्कॉर्पियो कार मुकेश अंबानी के घर के पास मिली थी। इधर आज ठाणे कोर्ट में मनसुख हिरेन हत्याकांड में सचिन वजे को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एटीएस ने अपना लिखित जवाब दाखिल किया। अब 30 मार्च को सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह का रुख करते हैं। सुनील, ऐसे जब सबूत सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये पुख्ता तो हो रहा है जो आरोप लग रहे सचिन वजे पे की साजिश रची गई, लेकिन सब सवालों का एक सवाल सबसे मुख्य ये है कि जिस गाड़ी में विस्फोट नहीं होना था वो एंटीलिया के बाहर क्यों खड़ी की गई, इसका मकसद क्या था और क्या सिर्फ एक एपीआई लेवल के जो अधिकारी हैं क्या वो अकेले ये साजिश रच सकते हैं? इसका जवाब क्या है? पूजा, इसका जवाब जांच एजेंसी एनआईए भी तलाश रही है और वो लगातार सचिन वजे के खिलाफ सबूतों को भी इकट्ठा कर रही है। जैसे कि नया सबूत सामने आया है कि 17 फरवरी को किस तरह से सचिन वजे मनसुख से मिले थे और जबकि एक कहानी बनाई गई थी कि 17 को ही उनकी स्कॉर्पियो कार चोरी हो गई थी। तो ये सबूत बहुत ही पुख्ता एक सबूत है जो कि बताता है कि इस पूरे मामले में किस तरह से सचिन वजे लिप्त थे और पूरी की साजिश उन्होंने बनाई थी। सवाल यह है कि क्या अकेले एपीआई स्तर का एक अधिकारी सचिन वजे ने इतनी बड़ी साजिश रची थी या फिर कोई और है या किसी के कहने पे उन्होंने किया था। तो अभी तक जो जांच में सामने बातें आई है या फिर जो सचिन वजे ने बताया, हालांकि एनआईए का साफ तौर पे कहना है कि सचिन वजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में भी अर्जी दी थी कि उनके साथ वकील रहना चाहिए और जब वकील उनके साथ रहे तब एनआईए के अधिकारी नहीं रहे, लेकिन कोर्ट ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये अगर आप इस तरह से देखेंगे कि जो एक सचिन वजे क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में के अधिकारी थे जो कि क्रिमिनल्स के साथ डील करती है और ये जो मामला उभर कर आया था ये आतंकी साजिश का मामला था जिसमें कि विस्फोटक भी था, तो स्वाभाविक तौर पर ये एटीएस को मामला जाता या फिर एनआईए को जाता। लेकिन सचिन वजे को कहीं न कहीं भरोसा था कि ये जांच भी मेरे पास ही आएगी और जब मेरे पास जांच आएगी तो जिस तरह से उन्होंने लूप होल छोड़ा है या लापरवाही की है जो भी है वो उसको सुधार देंगे और उनके कंट्रोल में, नियंत्रण में सब कुछ रहेगा। ये आश्वासन एक एपीआई स्तर का अधिकारी ये आत्मविश्वास तभी ला सकता है जबकि किसी बड़े अधिकारी से उसको एक भरोसा मिला हो और ये जो अति आत्मविश्वास है वो भरोसा दिलाने वाला कौन है, ये बड़ी बात है और इसी की पहचान करनी है। तो स्वाभाविक तौर पर भले सचिन वजे अभी ये अपने ऊपर ले रहे हों, लेकिन ये इनके अकेले के बस का नहीं है। जरूर कोई है
बड़ा हाथ, चाहे वो जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पॉलिटिकल बॉस कौन है, तो उसकी भी तलाश फिलहाल चल रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इन तमाम जानकारी के लिए। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि यूपी में आखिर लोग क्यों नहीं वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, लेकिन पूरी खबर ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 साल के राज में विज्ञापनों की बाढ़ से यहाँ पर लगा दी है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्षेत्र को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ जो कोविड को लेकर पीएम की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने 2 बार यूपी का जिक्र किया और कहा कि RT-PCR टेस्ट ज़्यादा इस राज्य में नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ ही 9.4% जो वैक्सीन है वो ज़ाया हो रही है। ज़मीनी हकीकत क्या है, आलोक पांडे की इस रिपोर्ट में देखिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीन का तकरीबन 10% रोजाना क्यों बर्बाद हो रहा है? देश के बाकी राज्यों में ये दर 6.5% है। कुछ जवाब यूपी के छोटे सरकारी अस्पतालों की ओर इशारा कर रहे हैं। बाराबंकी के सतरिक का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तकरीबन 2 लाख की आबादी के लिए है। इस हफ्ते की शुरुआत से यहां रोजाना कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन शहरी केंद्रों की तरह यहां भीड़ भाड़ नहीं है। इस अस्पताल का लक्ष्य 100 टीके रोज लगाने का है, यानी 10 वैक्सीन वायल। जब लास्ट टाइम होता है सेशन का हमारा क्लोजिंग टाइम, तो उस टाइम पे जब हमारा पोर्टल या कुछ भी मतलब बंद होने वाला होता है और कोई नहीं आ रहा है, तभी वेस्ट हो रहा है। वैसे तो नहीं वेस्टेज हो रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पे सेठ मऊ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये थोड़ा और छोटा अस्पताल है। यहाँ सोमवार को 70, मंगलवार को 40 और बुधवार को 50 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे। तो 10 डोज होने का मतलब ये है कि हमारे पास या तो 10% आ जाएं, तब हम उसको स्टार्ट करें, या हम जैसे फील्ड में हमें आशा से अपने एएनएम से जानकारी मिल जाती है कि हाँ और भी पीछे 2-3 लोग आ रहे हैं, तो हम लोग उस वायल को खोल के और वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी 1-2 डोज बचता भी है, उसको कोशिश यही करते हैं कि ऑन द सेम डे वी फिनिश इट ऑफ। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक और मुद्दा उठाया। राज्य में RT-PCR टेस्ट इतने कम क्यों हो रहे हैं और एंटीजन टेस्ट इतने ज्यादा क्यों? हम इस वक्त बाराबंकी में एक और सैंपल कलेक्शन, कोविड सैंपल कलेक्शन पॉइंट पे हैं। ये जिला अस्पताल है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ भी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जो सर्जन है उन्होंने हमें बताया कि 25 से 30 एंटीजन सैंपल्स कलेक्ट हो चुके हैं सुबह से, और ट्रू नैट की भी 6-7 टेस्टिंग हुई है। RT-PCR टेस्टिंग यहाँ नहीं होती, वो CMO ऑफिस में होती है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफ़ी फुटफॉल होती है पेशेंट्स की। तो ये बताइए सर कि यहाँ इस कलेक्शन पॉइंट पे RT-PCR टेस्टिंग एकदम नहीं है? नहीं होता था, RT-PCR नहीं होता था, जिससे कि अब काफ़ी पेशेंटों की संख्या बढ़ने के कारण जो है तो गैदरिंग हो जाती है, तो उसके लिए एंटीजन वहाँ पे कर दिया गया। वहाँ पे ऑलरेडी पूरा कैंप बना RT-PCR। जी 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 जी। बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या CMO का कहना है कि रोज कितने टेस्ट किस तरीके से होने हैं, ये राज्य सरकार ने तय किया है। प्राइम मिनिस्टर सेज दैट स्टेट शुड फोकस मोर ऑन RT-PCR टेस्टिंग। एज अ मेडिकल पर्सन, वुड यू आल्सो से दैट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी डूइंग द मोर रिलायबल RT-PCR tests a little more than the 500 that you are doing right now? Yeah, we are crossing our target, but it is assigned, or we are getting the kit from the state government per day. Okay. So we are fulfilling what the target we have fixed. We cannot do it on. प्रधानमंत्री की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में 45% टेस्ट कम से कम RT-PCR मेथड से होने चाहिए, और साथ में ये भी निर्देश दिए कि एक भी वैक्सीन का डोज वेस्ट किसी भी हाल में ना जाए। अब देखने वाली बात यह है कि जमीन पर इसका अमल कब होगा। बाराबंकी में सरफराज वारसी और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। और देश प्रदेश में मुंबई की धारावी से मेरी तरफ से इतना ही।